हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांटम लर्निंग वाराणसी सेंटर। और आज देखो यार, हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो हम लोग का कहाँ तक हो चुका है, सॉल्यूशन में हम लोग का लेक्चर नंबर 3 तक हो चुका है ना यार। देखो लिखा होगा लेक्चर नंबर 4। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4, जिसमें क्या क्या पढ़ेंगे, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ ये दो टॉपिक्स इसमें है और पूरा थ्योरी पोर्शन, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है, बहुत तकलीफ तुम लोग को नहीं होगा। लेकिन तकलीफ ना हो उससे पहले ये बताओ मुझे तुम लोग पहले कि इसके पहले वाला जो तुम्हारा फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर वो सबने देख लिया है पक्का? हाँ भैया देखो, देखे रहोगे तभी यार, क्योंकि मान लो ये ठीक है थ्योरी पोर्शन है। इसके बाद हमारा मेन स्टार्ट होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो बोर्ड में बात किया जाए, कंपटीशन की बात किया जाए, क्वेश्चन देखो वहां से पूछता है तुम्हारा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फिर उसी के आगे एक टर्म और आएगा हमारे पास, वांटा फैक्टर। ये दो टर्म इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो सब भी हम लोग बात किया ही जाएगा, उसका कोई टेंशन लेना है ही नहीं। जब हम है तो काहे का टेंशन है कि नहीं? ठीक है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं लेना है। बस याद रखिएगा बेटा कि आपको लगातार रिवीजन करना है। बिना रिवीजन देखो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि देखो केमिस्ट्री समझने में बहुत आसान है, मतलब जब कोई पढ़ाता है ना तो लगता है कि अरे कितना आसान चीज़ है, तो उस समय समझ में भी आएगा तुम्हें बहुत अच्छे से। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर तुम उसको रिवाइज नहीं किए तो फिर तुम्हारे दिमाग से बिल्कुल निकल जाएगा। ऐसा निकल जाएगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे कि क्या था वो। ठीक है, तो इसी वजह से केमिस्ट्री हमारा समय समय के साथ देखो रिवीजन मांगता है भैया। अगर तुम समय समय के साथ रिवीजन करते रहोगे तो समय के साथ क्या होगा, तुम्हें वो याद रहेगा। ठीक है ना, है कि नहीं? अरे तुम समझ लो कि तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह, बॉयफ्रेंड की तरह है। अटेंशन नहीं दोगे तो वो चला जाएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, अगर अटेंशन नहीं दोगे केमिस्ट्री को, अगर समय से रिवाइज नहीं करोगे तो वो क्या होगा, चला जाएगा, हाथ से तुम्हारे फिसल जाएगा। ठीक है ना, तो इसी वजह से समय समय के साथ हर चीज़ को रिवाइज करना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, चलिए कोई नहीं, तो हम लोग आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 4। ठीक है, चलिए तो देखा जाए लेक्चर नंबर 4। तो देखो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हमें दो चीजें पढ़ना है, एक आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन का। देखो हम लोगों ने राउल्स लॉ पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? राउल्स लॉ। किसके लिए पढ़ा था राउल्स लॉ? हमने पढ़ा था लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन भी, वेपर प्रेशर के टर्म में। तो यहाँ पे भी देखो है, तो आइडियल सॉल्यूशन का सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला का नाम है भैया कि वही सॉल्यूशन आइडियल होगा जो राउल्स लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा हर एक कंसंट्रेशन पे, हर एक पॉइंट पे। जो सॉल्यूशन को मतलब कि राउल्स लॉ को फॉलो करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है? चलिए बहुत सही। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आइडियल सॉल्यूशन का नाम है कि जो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग होगा, जैसे मान लो कि हमने दो सॉल्यूशन लिया, कितने सॉल्यूशन? दो सॉल्यूशन। मान लो एक सॉल्यूशन ए, एक लिक्विड ए हो गया, एक लिक्विड बी हो गया। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। क्या कर दिया? मान लो इस लिक्विड ए हो गया, लिक्विड बी हो गया, इन दोनों को मिक्स करके हमने एक सॉल्यूशन बनाया। ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? सॉल्यूशन। ठीक है, तो बोला क्या गया है, आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जब हम दो लिक्विड को आपस में मिक्स कर रहे हैं तो ना ही उसके साथ क्या होगा, ना ही वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और ना ही इवॉल्व करेगा, उसके साथ कुछ नहीं होगा। जो तुम्हारा हीट होगा डेल्टा एच मिक्स, वो क्या होगा, जीरो ही होगा। जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ कि अगर उसके इंथैल्पी में, मिक्सिंग ऑफ इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता, ना ही हीट एब्जॉर्ब हुआ और ना ही अगर इवॉल्व हो रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। और देखो हमें पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट अगर ऐसा हो गया तो, है कि नहीं, होने वाली बात है, तो डेल्टा एच मिक्स क्या होगा, जीरो होगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए। इसका मतलब नाइदर हीट इज इवॉल्व और नॉर एब्जॉर्ब ड्यूरिंग दिस सॉल्यूशन। मिक्स करते जब दो लिक्विड को मिक्स करेंगे तो ना ही उस समय हीट इवॉल्व होगा और ना ही एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू जीरो, मतलब इंथैल्पी ऑफ वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग वो क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना इन दोनों का वॉल्यूम होगा, दोनों का सम, वो किसके इक्वल होगा, सॉल्यूशन के सम के इक्वल होगा। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दोनों क्या होगा, आपस में दोनों बराबर होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट्स, दोनों कंपोनेंट के सम के इक्वल होगा। लेकिन देखो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब हम किसी दो चीजों को आपस में मिक्स करेंगे तो उसके साथ दो चीजें हो सकती है। कितनी चीजें? दो चीजें। एक
हो सकता है कि मतलब कि जब लिक्विड ए को लिक्विड बी में मिक्स किए तो डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाए, टूटना स्टार्ट कर जाए। अब तुम सोचो ना, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब मान लो कि NaCl है, अभी ये एक है सिर्फ, अगर ये डिसोसिएट हुआ तो क्या बन जाएगा, दो ठो बन जाएगा कि नहीं, Na+Cl-, दो कंपोनेंट बन गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गया ना। अभी एक था, कितने हो गए टूटने के बाद, दो हो गए। या हो सकता है जुड़ जाए, तो जब अब जाहिर सी बात दो चीजों को मिक्स करेंगे तो एसोसिएट होगा या तो डिसोसिएट होगा, और जब एसोसिएट और डिसोसिएट होगा तो कभी भी इन दोनों का वॉल्यूम कभी इसके इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये दोनों आपस में मिक्स होंगे तब जाके एसोसिएट या डिसोसिएट होंगे। तो मान लो अगर डिसोसिएट हुआ तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एसोसिएट हुआ तो वॉल्यूम घट जाएगा। वो देखो अभी नॉन आइडियल में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यही बोला गया है कि अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन दोनों कंपोनेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंपोनेंट के वॉल्यूम के इक्वल आ रहा है तो वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट बोला गया है कि जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा, जैसे इस सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों कंपोनेंट के सम के इक्वल होगा। मतलब उस सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट होंगे उन सारे कंपोनेंट के सम के क्या होगा, इक्वल होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। देखो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS इक्वल टू PA प्लस PB, दो ही कंपोनेंट है ना, एक सॉलिड और एक सॉल्वेंट है हमारे पास, तो उन दोनों के सम के इक्वल हो गया, ठीक है। अच्छा हमें पता है ये राउल्स लॉ है, P नॉट ए, PA इक्वल टू क्या होता है, P नॉट ए XA और PB इक्वल टू P नॉट B XB, यही होता है ना भैया, भूलो नहीं भैया, मैंने बताया हुआ है। PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट ए मोल फ्रैक्शन A, ठीक है, और PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट B मोल फ्रैक्शन B, यही है ना। तो ये चीज है हमारा। तो आइडियल सॉल्यूशन का नाम क्या हो गया कि जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा दोनों कंपोनेंट के प्रेशर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर बोला गया है कि जो इंट्रैक्शन फोर्स होगा, जो दोनों दो मतलब कि दोनों के बीच में फोर्स होगा, चाहे वो सॉलिड सॉलिड की बात करें, चाहे सॉल्वेंट सॉल्वेंट की बात करें, चाहे सॉलिड सॉल्वेंट की बात करें, तीनों का क्या होगा, सेम होगा। अब लेकिन पॉसिबल नहीं होता, बट फिर भी सेम होगा। समझो जरा सा, मान लो हमारा है, हमारे पास दो है, एक हमारे पास मान लो हाइड्रोजन है, एक हमारे पास क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन लिक्विड है, क्लोरीन लिक्विड, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, HCl मिलेगा। अब ये बताओ, जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का इंट्रैक्शन फोर्स होगा, जो क्लोरीन क्लोरीन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स होगा, और जो हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच का इंट्रैक्शन फोर्स होगा, क्या ये तीनों सेम होगा, कभी कभी नहीं होगा ना भैया। यहाँ का इंट्रैक्शन फोर्स अट्रैक्शन फोर्स अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, है कि नहीं। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन का नाम है कि अगर ये तीनों का फोर्स सेम हो गया, क्या हो गया, अगर तीनों का फोर्स सेम हो गया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। एक मिनट, अगर तीनों का फोर्स सेम हो गया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर नहीं हुआ तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल के अकॉर्डिंग तीनों फोर्स सेम होना चाहिए, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। अब तुम ये लिखा हुआ है कि इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सॉलिड सॉलिड, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट should be same, should be same, should be same, क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि अगर कोई आइडियल सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट, तीनों के बीच का इंटरेक्शन फोर्स सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि कभी ये पॉसिबल नहीं होने वाला, लेकिन अगर हो गया तो किसी जीवन में, है कि नहीं, अगर किसी जीवन में हो गया तो वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, अगर नहीं हुआ तो नॉन आइडियल कहलाएगा, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो ये चीज है। उसके बाद बोला, अब ये बताओ, सोचो जब आइडियल बोल रहा है कि तीनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स सेम होगा तो तीनों की स्केपिंग टेंडेंसी भी तो सेम होगा ना, तीनों की बाहर निकलने की कैपेबिलिटी भी तो सेम होगा, है कि नहीं। जब तीनों का अट्रैक्शन फोर्स भैया, तो जितना फोर्स इसको लगेगा उतना इसको भी लगेगा, उतना इसको भी लगेगा, तो तीनों की स्केपिंग टेंडेंसी भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम। तो वही लिखा हुआ है, देखो नेक्स्ट पॉइंट, कि स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ A एंड B शुड बी सेम इन प्योर लिक्विड एंड इन द सॉल्यूशन, कि A और B की स्केपिंग टेंडेंसी प्योर लिक्विड में भी, जो सिर्फ अगर अकेले है तो भी, सॉल्यूशन में है तो भी, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हमारा हो गया आइडियल सॉल्यूशन के लिए। इस पे देखो कुछ पॉइंट्स हैं, एग्जाम्पल। अच्छा, आइडियल सॉल्यूशन वही मतलब जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं वही हमारा आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, याद रखना। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वही सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन बना पाएंगे और कोई नहीं बना पाएगा आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जांपल देखो, जैसे बेंजीन और टॉल्यूइन के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन।
जो कि डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है। हेक्सेन और हेप्टेन के मिक्सचर को भी क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। तो ये देखो कुछ एग्जांपल है तुम्हारे पास, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर देखो तो अगर एग्जांपल में तो या तो सिर्फ हेलोजन ग्रुप चेंज है कि नहीं, देखो यहाँ पे ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, वो भी बस ऊपर नीचे का है, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, है कि नहीं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो इस तरीके से है यहाँ पे, क्लियर है, ठीक है। अब इसी का देखो यहाँ पे तुम्हारा कुछ ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ की बात कर लेते हैं हम लोग। तो ग्राफ देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास दो कंपोनेंट है, इतने में नहीं हो पाएगा क्या यार, ठीक है। मान लो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए, मोल फ्रैक्शन बी, मोल फ्रैक्शन ए, मोल फ्रैक्शन बी, ठीक है। यहाँ पे मान लो प्रेशर हो गया किसका, ए का, और इस साइड हो गया प्रेशर बी का हो गया, ठीक है, ये चीज हो गया। अब मान लो मोल फ्रैक्शन ए यहाँ पे 0 है, मोल फ्रैक्शन ए यहाँ पे 0 है और मोल फ्रैक्शन बी 1 है, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए 1 है, मोल फ्रैक्शन बी 0 है। ये बताओ इस एक्सिस पे अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए 0 है तो इस पे किसका प्रेशर बनेगा, ए का बनेगा, तुम देखो ना। तो ये जो है अगर ये तुम्हारा 0 हो गया, अगर ये टर्म 0 हुआ तो ये पीए 0 हो जाएगा कि नहीं। तो इस एक्सिस पे सिर्फ किसका प्रेशर देखेगा, कंपोनेंट बी का, तो ये हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे बी का 0 तो इस एक्सिस पे किसका दिखेगा, कंपोनेंट ए का दिखेगा। टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमें मिलेगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो कि पी ए प्लस पी बी के इक्वल होगा, और ये जो होगा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए का, ये होगा, और ये जो होगा पी बी इक्वल टू पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन बी का ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ किसका हो जाएगा, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा आइडियल सॉल्यूशन का। किसका हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन का। कोई दिक्कत, पक्का। तो देखो ये आइडियल सॉल्यूशन हो गया। देखो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है ना, देख के भी पता चल रहा होगा कि हाँ बहुत आसान है ये, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास देखो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल का जस्ट अपोजिट क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ध्यान समझना, ठीक है। देखो आइडियल का जस्ट अपोजिट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहला पॉइंट, अच्छा आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक रॉल्स आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने तरीके के, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है। तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पढ़ना है, ठीक है। तो समझो, देखो पहला पॉइंट बात करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट क्या लिखा है, दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में बोला हुआ है कि ये दोनों राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर फॉलो करेंगे तो आइडियल हो गया, नहीं फॉलो किए तो नॉन आइडियल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या बोला है, दूसरा बोला है पॉजिटिव डेविएशन में जो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। अब ये बताओ जरा सा, मतलब दो लिक्विड को मिक्स किए तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो गया। अब डेल्टा एच की वैल्यू तुमने पढ़ा होगा कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो प्रोसेस क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। क्या होता है, एंडोथर्मिक। और अगर डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव हुआ तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। एंडोथर्मिक का मतलब हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व करेगा, ठीक है, इवॉल्व कर देगा, ठीक है। तो ये क्या बोला है कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगा, जब दो लिक्विड को मिक्स करेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब पॉजिटिव होगा। तो मतलब जो वहां पे डिसॉल्यूशन या सॉल्युबिलिटी प्रोसेस होगा वो क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। क्या होगा, एंडोथर्मिक। और यहाँ पे डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू लेस देन 0, इसका मतलब वो प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब इवॉल्व होगा, और यहाँ पे हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। देखो लिखा हुआ है ना, हीट एब्जॉर्ब हीट इवॉल्व, क्लियर है।
नेक्स्ट क्या बोला है कि जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। मतलब ये हुआ कि जब दो लिक्विड को मिक्स करेंगे, जैसे मान लो कि लिक्विड ए है, लिक्विड ए जो कि मान लो 100 ml है, और एक लिक्विड बी है जो कि मान लो ये 200 ml है, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे ये बोला गया है कि जब लिक्विड ए और बी को मिक्स करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन क्या होगा, इन दोनों वॉल्यूम के सम के इक्वल से ज्यादा होगा। मतलब कि इन दोनों को मिक्स करने पे जो सॉल्यूशन बना वो कितने का मान लो बना, ये बन गया तुम्हारा 310 ml का। कितने ml का, 310 ml का। अब ऐसे तो होना चाहिए था 300 ml का, लेकिन कितना बना, 310 ml, मतलब 10 ml एक्स्ट्रा। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि वहां पे ए और बी में से कोई एक डिसोसिएट हुआ होगा, टूटा होगा, तभी तो वॉल्यूम बढ़ा होगा ना। तो वही चीज है कि जब डेल्टा वी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, इसका मतलब जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे जो प्रोसेस हुआ होगा वहां पे क्या हुआ होगा, डिसोल्यूशन प्रोसेस में वहां पे डिसोसिएशन हुआ होगा। क्या होगा, डिसोसिएशन हुआ है वहां पे, ठीक है। मतलब वहां पे सॉलिड क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ है, इसी वजह से वॉल्यूम बढ़ गया है। और डेल्टा वी की वैल्यू लेस देन जीरो होने का मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज होने का मतलब यहां पे क्या हुआ होगा, एसोसिएशन हुआ होगा। क्या हुआ होगा बच्चा, एसोसिएशन। क्लियर है, चलिए बढ़िया। तो अब उसी के बाद बोला गया है कि जो पार्शियल प्रेशर है, ध्यान समझो, जो पार्शियल प्रेशर है यहां पे सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट। जैसे मान लो कि मैं यहां समझाता हूं, ठीक है। मान लो कि इसमें मैंने क्या किया, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है तुम्हारा, ये क्या है, सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन मिलकर किससे बना होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होगा। मान लो यहाँ पे बी टाइप का इंट्रैक्शन होगा और यहाँ पे ए टाइप का इंट्रैक्शन होगा, और यहाँ पे कैसा इंट्रैक्शन होगा, ए बी टाइप का होगा ना। अब देखो बोला क्या है कि जो सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर होगा, मतलब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, पी नॉट ए से ज्यादा होगा। इसका मतलब समझो कि यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों में, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ज्यादा होने का मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, है कि नहीं। पार्शियल प्रेशर ज्यादा होने का मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और वेपर प्रेशर ज्यादा होने का मतलब कि यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स जो होगा इसका कम होगा, और इन दोनों का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। अब जाहिर बात इसका अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तभी तो ये आसानी से क्या हो गया होगा, वेपराइज हो गया होगा ना, है कि नहीं। और इसका वेपर प्रेशर क्या है, कम होगा। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ना कि कंपोनेंट, जो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है वो कम है, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होने का मतलब ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स कम रहा होगा, और प्योर कंपोनेंट का अट्रैक्शन फोर्स क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो वही चीज देखो यहाँ बोला है कि जो पार्शियल प्रेशर होगा कंपोनेंट का सॉल्यूशन में वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, प्योर कंपोनेंट में, किसमें, पॉजिटिव डेविएशन में। मतलब पॉजिटिव डेविएशन में पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन में ज्यादा होगा और प्योर कंपोनेंट का क्या होगा, कम होगा। और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अब वहां पे पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, और प्योर कंपोनेंट का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और प्योर कंपोनेंट का प्रेशर ज्यादा होने का मतलब कि वहां पे प्योर कंपोनेंट में अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ होगा। तो देखो वही लिखा हुआ है कि इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इज मोर देन सॉल्यूट सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब कि जो सॉल्यूट का इंट्रैक्शन फोर्स है, सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा है, और सॉल्वेंट का क्या है, कम है। और सॉल्वेंट का कम होने की वजह से देखो ये ज्यादा है कि नहीं। और ये दोनों क्या है, कम है प्योर कंपोनेंट का। और यहां पे देखो क्या हो जाएगा कि सॉल्वेंट का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सॉल्यूट का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, ज्यादा होगा। सॉल्वेंट का क्या होगा, कम हो जाएगा। सॉल्यूट का ज्यादा, सॉल्वेंट का ज्यादा, सॉल्वेंट का कम। और देखो सॉल्वेंट का कम होने की वजह से जो पार्शियल प्रेशर है सॉल्यूशन में क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास है स्केपिंग टेंडेंसी। अब ये बताओ आसानी से बाहर कौन निकलेगा, जहां पे अट्रैक्शन फोर्स कम होगा वहां से वो बाहर निकल जाएगा आसानी से। तो ये बताओ इस वाले केस में पॉजिटिव में
पॉजिटिव में जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का अट्रैक्शन फोर्स है, सॉलिड सॉल्वेंट का अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, वो क्या है, कम है सॉलिड सॉलिड और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से, ये लिखा है ना, इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन सॉलिड सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इज मोर देन सॉलिड सॉल्वेंट, मतलब सॉलिड सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है और सॉलिड सॉल्वेंट का कम है। अब ये बताओ, अगर सॉलिड सॉल्वेंट का अट्रैक्शन फोर्स कम है तो उसकी स्केपिंग टेंडेंसी भी तो ज्यादा होगा ना, है कि नहीं। जब अट्रैक्शन फोर्स का तो थोड़ा सा एनर्जी देंगे तुरंत बाहर निकल जाएगा वो, और इसी की वजह से वेपर प्रेशर भी उसका बढ़ जाता है कि नहीं। तो ये लिखा हुआ है देखो, ए एंड बी स्केप इजिली शोइंग हाई वेपर प्रेशर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। इसी वजह से पॉजिटिव डेविएशन में ए और बी आसानी से क्या हो जाएंगे, स्केप हो जाएंगे, और इसी वजह से उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जितना आसानी से स्केप करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, वेपर बनेगा, और जितना ज्यादा वेपर बनेगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा, है कि नहीं। निगेटिव में क्या हो रहा है कि स्केपिंग टेंडेंसी जो है दोनों कंपोनेंट ए और बी का वो क्या होगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। अब जाहिर सी बात, इसमें स्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है तो वेपर प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे स्केपिंग टेंडेंसी क्या है, कम है, तो वेपर प्रेशर भी अपने आप कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्लियर है, पक्का। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं, यहीं पे हम लोग किसकी बात करेंगे, ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है। देखो अब इसमें दो ग्राफ बनेंगे, एक पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ बनेगा और एक किसका बनेगा, निगेटिव डेविएशन का ग्राफ बनेगा। ग्राफ में देखो बहुत दिक्कत नहीं है, बस जो आइडियल का ग्राफ है वैसे रहेगा, बस एक में कर्व ऊपर की तरफ हो जाएगा और एक में कर्व कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बनाएंगे पॉजिटिव डेविएशन का। तो पॉजिटिव डेविएशन में देखो मोल फ्रैक्शन ए, मोल फ्रैक्शन बी, ये जीरो, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए का 1 हो जाएगा, बी का 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर किसका, पार्शियल प्रेशर बी का होगा, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ए का होगा, ये जो कि हमने पहले ही देखा था, ठीक है। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं हम लोग। ये तो है, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो ये आइडियल सॉल्यूशन था, क्या था, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ था ना, लेकिन हमें पता है कि आइडियल के कंपैरिजन में या तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जा रहा है या तो कम हो जा रहा है कि नहीं। पॉजिटिव वाले में क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, सब कुछ बढ़ जा रहा है, और नेगेटिव वाले में सब कुछ कम हो जा रहा है ना। तो इसी वजह से पॉजिटिव वाले में जो ग्राफ बनेगा, जो एक्चुअल से कर्व कहाँ के ऊपर हो जाएगा, ऊपर की तरफ से हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। जिसमें ये जो एक्सिस, ये हमारा टोटल प्रेशर का हो गया, पी एस ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी का, क्योंकि तब सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना। और ये तुम्हारा किसका हो जाएगा, ये जो है पी बी का हो गया, और ये किसका हो गया, पी ए पार्शियल कंपोनेंट ए का हो गया, ठीक है, ये चीज। इसी के बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, ये पॉजिटिव के बाद निगेटिव डेविएशन का, किसका बात करेंगे बच्चा, निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन, तो निगेटिव डेविएशन में भी देखो हमारे पास ग्राफ है, इसमें ग्राफ सेम है, देखो ग्राफ क्या है, सेम है, ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं है, बस जो कर्व अब ऊपर की तरफ था, निगेटिव में सब कुछ कम हो रहा था, तो कर्व नीचे की तरफ से हो जाएगा, ठीक है।
इसमें सारे के सारे कर्व कहाँ से हो जाएंगे, नीचे की तरफ से हो जाएंगे बस, और कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन ए जो कि 0, बी जो कि 1, ए जो कि 1 और बी इक्वल टू 0। यहाँ पे पी ए प्रेशर मिलेगा और यहाँ पे पी भी मिलेगा, ये टोटल प्रेशर मिलेगा सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया। ठीक है, इसी में देखो हमारे पास एग्जाम्पल है, क्या है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या है, ये सब ठीक ही है। एग्जाम्पल में बहुत क्या है, नाइट्रिक एसिड, वाटर, इन सब का मिक्सचर हो जाएगा, इन सबको बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे देखो अगर पॉजिटिव वाले में बात की जाए पहले, या निगेटिव में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो निगेटिव में क्या हो जाएगा बच्चा, निगेटिव में तुम्हारे पास हो जाएगा जैसे वाटर और HCl का मिक्सचर, H2O प्लस, किसका फोन आ गया, छोड़ो कोई नहीं, फोन को, जैसे वाटर HCl का हो गया। ठीक है, HNO3 और CHCl3 का क्लोरोफॉर्म का हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखो एक दो एग्जाम्पल नहीं है, क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो जितने एग्जाम्पल तुमको हो सकता है उतने एग्जाम्पल तुम क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, या तो इसी में तुम H2O प्लस HNO3 भी लिख सकते हो, कुछ भी बहुत है यार, एक दो नहीं है एग्जाम्पल, एक दो नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो जो तुम्हें समझ में आए तुम वो एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे नॉन आइडियल में क्या लिख सकते हैं, CCl4 और कार्बन क्लोरो, CCl4 और CCl4 प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म और इसका हो जाएगा। या फिर इथेनॉल और वाटर का बोल सकते हैं, किसका बोल सकते हैं, इथेनॉल और वाटर का। ठीक है, या फिर CCl4 और इथेनॉल का, मिथेनॉल को बोल सकते हैं, CCl4 प्लस मिथेनॉल। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसका ग्राफ हो गया तुम्हारे पास, क्या हो गया, ग्राफ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है देखो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। पहले एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब समझो। देखो एजियोट्रॉपिक का मिक्सचर मतलब होता है कि हम दो लिक्विड को आपस में मिक्स किए। अब जैसे मान लो एक लिक्विड ए है, ये लिक्विड ए है और ये लिक्विड बी है। मान लो इस लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और मान लेते हैं लिक्विड बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया, तो ये बना सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन का मान लो बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया, ठीक है 130 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, मान लेते हैं कितना आ गया, 130 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब ये बताओ, 130 नहीं, मान लेते हैं कि हम लोग 200 डिग्री सेंटीग्रेड कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। इसमें लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों है उसमें। अब ये बताओ जरा सा, अगर मैं इसको हीट, इस सॉल्यूशन को हीट करना स्टार्ट करूं, तो जब ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा तो लिक्विड ए इसमें से वेपराइज होने लगेगा। मैंने इसको हीट किया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा टेम्परेचर, तो इसमें से लिक्विड जो कंपोनेंट ए का वेपर बनेगा, कंपोनेंट ए क्या होगा, वेपराइज होगा। अगर यही टेम्परेचर बढ़ा के मैं कितने पे कर दूं, 120 पे कर दूं, तो इसमें से कंपोनेंट बी भी बाहर निकलने लगेगा वेपर के फॉर्म में, होगा ना। लेकिन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का नाम है कि ऐसा कोई मिक्सचर दो लिक्विड का जिसको मिक्स करे तो एक ऐसा सॉल्यूशन बने जो कि प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करे और उसका जो वॉल्यूम पॉइंट है वो भी क्या हो, कांस्टेंट हो। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम लोग, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलेंगे। देखो ये लिखा हुआ है कि बाइनरी मिक्सचर दैट हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। लिक्विड फेज और वेपर फेज में दोनों सेम हो, मतलब सेम टेम्परेचर पे ही बॉयल हो, and boil at constant temperature and can be distilled unchanged in composition are known as azeotropic mixture or simply azeotrophs। मतलब ऐसे मिक्सचर को हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं या एजियोट्रॉप्स बोलते हैं, जो कि क्या हो, दो अलग अलग लिक्विड हो लेकिन उन कंबाइन होने के बाद एक सिंगल लिक्विड की तरह बिहेव करे, एक प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। और ऐसे मिक्सचर को हम लोग कभी भी सेपरेट और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से भी हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। कौन से मेथड से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से भी हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर है, तो देखो 10 एजियोट्रॉप्स बिहेव एज प्योर लिक्विड, इसी वजह से वो किसकी तरह बिहेव करता है,
प्योर लिक्विड की वजह तरह बिहेव करता है, और इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इवन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। These types of solution cannot be separated by फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहां तक कि इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? दो टर्म हम लोग यूज करते हैं, एक डिस्टिलेशन मेथड और एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। इसका डिफरेंस तुम लोग बताओगे, जल्दी कमेंट करोगे आंसर में। मुझे आंसर मिलना चाहिए कि डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डिफरेंस क्या है, और कब डिस्टिलेशन मेथड यूज करेंगे और कब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, इसका आंसर तुम लोग दोगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो एजियोट्रॉप्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का मतलब जो राउल्स लॉ पॉजिटिव डेविएशन राउल्स लॉ सॉल्यूशन शो करता है, उसे हम लोग बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। देखो यही पे आ जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। वो सॉल्यूशन जो कि राउल्स लॉ पे पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। देखो द नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। याद रखना, नॉन आइडियल का सॉल्यूशन का पॉजिटिव मिनिमम शो करेगा, निगेटिव मैक्सिमम शो करेगा, कम वाला ज्यादा, ज्यादा वाला कम। ठीक है, फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एट कांस्टेंट कंपोजिशन। उसका ग्राफ देखो दिखा हुआ है यहाँ पे, ये ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे कंपोजिशन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे अब वो क्या होगा? एक प्योर लिक्विड की तरह, दो लिक्विड है लेकिन उस पॉइंट पे क्या होगा? एक प्योर लिक्विड सी की तरह। देखो एक प्योर लिक्विड सी बन गया तुम्हारा। ठीक है, और इसमें क्या होगा? कर्व डाउनवर्ड रहता है तुम्हारे पास। ठीक है, ये हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है। नेक्स्ट मैक्सिमम। मैक्सिमम कौन शो करेगा? द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, उसे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोलेंगे। ठीक है, और इसका कर्व देखो, इसका ग्राफ क्या है? ये, और इस पॉइंट पे सॉल्यूशन क्या हो गया? प्योर बन गया। क्या बन गया? प्योर बन गया। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे बच्चा? क्या बोलेंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोलेंगे। क्लियर हो गया? पक्का? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखो ये हमारा लेक्चर यहाँ पे क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, और देखो ये सारा का सारा थ्योरी पोर्शन था, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली बात नहीं थी। अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर, वो हमारा इंपॉर्टेंट, मतलब वहां से देखो अब इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी और ज्यादा। मतलब ऐसा नहीं कि अभी भी हम लोग इंपॉर्टेंट ही पढ़ रहे थे, ये मत सोचो कि बस हवा में पढ़ रहे थे, नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट ही था, लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से इंपॉर्टेंट और बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां से न्यूमेरिकल बनना स्टार्ट होगा, जैसे हमारा राउल्स लॉ में बन रहा था क्वेश्चन, वैसे अब यहां से बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसमें सारी चीजें समझ में आए, कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्का? ठीक है, तो आज का सेवा समाप्त करते हैं फिर हम लोग, अब नेक्स्ट क्लास में मिला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। और भैया देखो अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मिस मत करिएगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए बाय बाय, धन्यवाद।